हेलो एवरीवन। तो कल फाइनली अब जो न्यू गवर्नमेंट बनी है उसने अपना बजट पेश किया है। तो निर्मला सीतारमण जी ने नए गवर्नमेंट के लिए अपना बजट पेश किया है और अब हम इस बजट में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई है और किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है और कौन कौन से नए रिफॉर्म्स हुए हैं। साथ ही साथ हम इस बजट में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नई स्कीम लाई गई है और जो पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आखिर हमारी कंट्री में कैसे बजट पास किया गया है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस बजट के सेशन को। जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि वो ऐसे बहुत सारी वीडियोस उसको देखने को मिले और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे जो नया इनकम स्लैब है उससे स्टार्ट करेंगे। तो नया इनकम स्लैब जो पहले हमारा मौजूदा टैक्स स्लैब था वो इस तरह से था कि 0 से 3 लाख तक के जो इनकम टैक्स है वो उस पर किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर 3 से 6 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो उस पर 5% का टैक्स देना है और 6 से 9 लाख के लिए 10% का टैक्स देना है। तो बदलाव सिर्फ इन 2 स्लैब में की गई है। अब क्या किया गया है, अब यहाँ से ये 3 स्लैब में ये जो बदलाव है वो देखने को मिला है कि 3 से 6 लाख तक का पहले था, अब 3 से 7 लाख इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा अब कंसेशन दिया गया है 1 लाख और लोग और इनकम को। तो इस तरह से ये हमारा नया टैक्स स्लैब हुआ है और ये इन्हीं तीनों स्लैब में बदलाव किए गए हैं। बाकी ये जो 12 से 15 और 12 से 15 ये सारे सेम हैं, बस ये 3 टैक्स स्लैब में चेंजेस हैं, 3 से 7, 7 से 10 और 10 से 12। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी थीम का कि हमारा बजट का थीम कैसे था। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में हम पूरे बजट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो थीम है बजट का वो है एम्प्लॉयमेंट। अब हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है, तो इस वजह से इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ ये जितने भी EMPLOYMENT जो इसकी स्पेलिंग है इसके ऊपर हम पूरे बजट को डिस्कस करेंगे। E फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, M फॉर MSME से भी रिलेटेड चीज़ों को इंक्लूड किया है। प्रोडक्टिविटी, लैंड, अपॉर्चुनिटी, यूथ, मिडिल क्लास, एनर्जी, न्यू जनरेशन और टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है हमारे इस बजट में। तो इस पिलर को सबको आप याद रखिएगा कि किसके लिए क्या स्टैंड करता है तो हमारे बजट के सेशन में। और ये बजट किसके लिए है, विकसित भारत के लिए। तो हैशटैग बजट फॉर विकसित भारत ये आपको हम इसमें देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं कि आखिर जो एफर्ट जो भी प्रयास किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में क्या प्रयास किए गए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में जो प्रयास किए गए हैं पहले तो वो ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 5 स्कीम और इनिशिएटिव का पूरा एक पैकेज लाया है, जो कि कितने उसका आउटले कितना है उस बजट तो 2 लाख करोड़ रुपए है। और पूरे जो आगे आने वाले 5 साल हैं उसके लिए ये स्कीम और इनिशिएटिव तैयार किया गया है, जिससे 4.1 करोड़ यूथ के लिए ये इनिशिएटिव है। इस बजट के साथ साथ जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है अगले 5 साल में जो लॉन्च किए जाएंगे उससे 20 लाख जो यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ जो 1000 ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि आउटकम मिल सके। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आज हमारे देश में जितने लोगों के पास डिग्री है वो स्किल को रखते ही नहीं है अपने पास जिसकी वो डिग्री लेके रखे हैं। तो अब स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि डिग्री के साथ साथ हमें आउटकम भी मिले। तो इसके लिए 1000 इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्किल लोन स्कीम्स को भी रिवाइज किया गया है इसकी फैसिलिटी को, और अब वो फैसिलिटी 7.5 लाख तक के लोन को वो ले सकते हैं और ये बेनिफिट पूरे 25,000 स्टूडेंट को पर ईयर मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में जो 5 पैकेज स्कीम है वो ध्यान में रखिएगा। इस स्कीम को मैं आगे चल के भी डिस्कस करूंगी। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो 3 मेजर स्कीम है उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। स्कीम 1 में जो ये 5 पैकेज की स्कीम थी, स्कीम 1 में फर्स्ट टाइमर यानी कि स्कीम 1 फर्स्ट टाइमर, स्कीम 2 जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग और स्कीम 3 सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। इसका मतलब क्या होता है, अब फर्स्ट टाइमर का मतलब होता है कि जो भी पर्सन पहली बार अगर वो
किसी जॉब में जाता है तो उसको 15,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के तौर पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। किसके हेल्प से? EPFO रजिस्टर्ड एम्प्लॉय जो भी आएंगे उनकी हेल्प से वो उनको प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ जॉब क्रिएशन को बढ़ाने के लिए हर एक जो कंट्रीब्यूशन उनका 4 ईयर एम्प्लॉयमेंट का वो भी होगा, ताकि फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉइंग है वो जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और साथ ही साथ गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। वो गवर्नमेंट हर एक एम्प्लॉय को 3,000 महीने देगी, वो भी 2 साल तक के लिए। और ये EPFO कंट्रीब्यूशन के साथ क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय है जब वो जॉब में जाता है तो उसका कुछ परसेंटेज कंपनी काटती है और कुछ परसेंटेज उसको मिलता है, ताकि जब वो जॉब छोड़े तो उसको वो सारे पैसे उसकी सेविंग के तौर पे उसको मिल पाए। तो गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करेगी, 3,000 रुपये देगी 2 साल तक जो भी नए एम्प्लॉयर होंगे उनके लिए। तो ये एक बहुत अच्छा चेंजेस है। इसके बाद ये जो 5 इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसके पे इतना रुपए खर्चा किया है, तो उसके आगे जो इनिशिएटिव थे वो यूथ के लिए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं हमारा M है जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं कि क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड किए गए हैं, और इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले है क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME सेक्टर के लिए, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में जो MSME का पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट देने का वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ जो न्यू असाइनमेंट मॉडल हैं MSME क्रेडिट्स के, उस पर भी फोकस किया गया है। और मुद्रा लोन, अगर मुद्रा लोन की हम बात करें तो मुद्रा लोन में 3 तरह के लोन दिए जाते थे। एक तो शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन में कितने तक के लोन दिए जाते थे? वो थे 50,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा। किशोर लोन 5 लाख तक के दिए जाते थे, और तरुण लोन जो दिए जाते थे वो 10 लाख तक के दिए जाते थे। लेकिन अब ये जो 10 लाख का स्लैब है इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है, यानी कि जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तरुण 10 लाख लिए हैं और उन्होंने टाइमली इसको चुका दिया है, तो वो फिर से 20 लाख लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन का। और साथ ही साथ जो क्रेडिट सपोर्ट है MSME का वो स्ट्रेस पीरियड में दिया जाएगा, यानी कि MSME जब सबसे अपनी खराब सिचुएशन में रहेगी उस टाइम उनको क्रेडिट सपोर्ट देने की बात की गई है, ताकि वो बंद ना हो जाए और डूबे ना। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ MSME की जो यूनिट्स हैं फूड की, इरेडिकेशन, क्वालिटी, सेफ्टी और टेस्टिंग की, उसको भी और बढ़ाने की बात की जा रही है। और जो एक इम्पॉर्टेंट है स्कोप ऑन बोर्डिंग TREDS। अब TREDS होता क्या है? तो इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये ऑनलाइन बोर्डिंग होता है, तो उसको और ईजिली बनाया जाएगा ताकि सब लोग इसके कैटेगरी में आ सके। और उसको अब पहले बहुत ज़्यादा इसका मार्जिन था 500 करोड़ रुपए, अब उसको घटा के 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो MSME की अभी हमने देखा उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि पूरे 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाएगा। नए नए असाइनमेंट जो मोड है MSME के उसको क्रेडिट किए जाएंगे, ताकि जो फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम हो MSME का वो हो सके। और क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा जब MSME अपने स्ट्रेस पीरियड में होगी, यानी कि और तरुण लोन अभी हमने बात किया। साथ ही साथ जो SIDBI है अपने नए ब्रांचेस ओपन करेगा MSME क्लस्टर के लिए, ताकि बहुत सारे मेजर जो सर्विसेज हैं उसको कवर किया जा सके और MSME को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट में। इसमें 100 फूड क्वालिटी सेफ्टी टेस्टिंग लैब भी बनाए जाएंगे, ताकि जो MSME द्वारा फूड प्रोवाइड किया जा रहा है वो एकदम अच्छी क्वालिटी का हो सके। साथ ही साथ ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब भी बनाए जाएंगे। इसको किसके सेटअप किया जा रहा है ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब? तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के द्वारा सेटअप किया जा रहा है, ताकि जो MSME के प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कमर्शलाइज हो पाएँ। साथ ही साथ अभी हमने बात किया कि हमारा ये जो ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम है ये अब इस 500 से 250 कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम MSME की बात करें और किस पे फोकस किया गया है, तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड वो विवाद से विश्वास स्कीम के तहत उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये स्कीम पहले के भी बजट में आ चुका है, लेकिन फिर से इस पे फोकस किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो डिस्पोजेबल ब्लॉक और फर्स्ट अपील, यानी कि जो भी लार्ज टैक्स एफर्ट हैं उसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मॉनेटरी लिमिट को भी, फाइल अपील को भी और अच्छा बनाने की कोशिश की गई है।
उसके बाद अगर हम P फॉर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो अब एग्रीकल्चर में जब तक हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एग्रीकल्चर में भी रिसर्च और नए नए टेक्निक्स को गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि डायरेक्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्लीमेंट की जाएगी एग्रीकल्चर के लिए। और इससे क्या होगा कि जो कवरेज है फार्मर का लैंड का 3 साल के लिए वो बढ़ जाएगा, और जो 6 करोड़ फार्मर्स हैं उनको फार्म और लैंड को रजिस्ट्रीज उनको मिलेगी। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर ब्रीडिंग सेंटर और शिप बोट ब्रूड स्टॉक्स हैं उनको भी फैसिलिटेट की जाएगी नाबार्ड के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाबार्ड भी इसमें इंक्लूडेड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और साथ ही साथ नेशनल कॉरपोरेशन पॉलिसी, जिससे कि पूरी तरह से अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है पोलावरम आंध्र प्रदेश में, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, जिससे पूरे जो आंध्र प्रदेश बेल्ट के, जो कावेरी बेल्ट के जो रीजन में लोग हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं इस इरिगेशन प्रोजेक्ट से। साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी और रिजिलेंस है एग्रीकल्चर का, उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ों में गवर्नमेंट फोकस दे रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर रिसर्च में ट्रांसफॉर्म करने का, जिससे कि नए स्टार्टअप्स को फोकस मिल सके और प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट और क्लाइमेट के बारे में बात की जा सके। साथ ही साथ आत्मनिर्भर हमें किसमें बनना है, जितने भी ऑयल सीड्स है जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, उसके में आत्मनिर्भर बनना है। और साथ ही साथ हमें न्यू वेराइटीज़ के अलग अलग हाई यील्डिंग सीड्स और अलग अलग वेराइटीज़ फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी हमें फार्मर्स को बताना है कि आप ऐसे वैरायटी के चीज़ों को अगर उगाएंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट होगा। साथ ही साथ वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को भी अच्छा किया जाएगा। और नेशनल कॉरपोरेशन पॉलिसी के थ्रू जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है कॉरपोरेटिव सेक्टर्स का, वो भी अच्छा करने की कोशिश करेगी इस बार गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब हम बात करते हैं कि अब प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है। तो अभी हमने बात किया DPI एप्लीकेशंस के बेस्ड पे जो भी एरिया से रिलेटेड है, उसमें ई कॉमर्स, जस्टिस, हेल्थ, लॉ, MSME, लॉजिस्टिक्स, तो ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, जिससे इन सारे लोगों को एक साथ हेल्प मिल सकेगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है IBC, इस इकोसिस्टम को और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इसमें लाया जा रहा है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इसको बोलते हैं, ताकि ये अच्छे से ओवरसाइट किया जा सके। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं उसकी वजह से। और साथ ही साथ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेशन कॉर्पोरेट एग्जिस्ट भी बनाई जा रही हैं। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में भी इस बजट में बहुत अच्छे से फोकस किया गया है, रूरल और अर्बन दोनों को मिला के, कि किस तरह से हमें लैंड को एकदम GIS मैपिंग के तहत बनाना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि हमें इंसेंटिवाइज करना है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स को आगे, और इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आगे 3 साल में फिजिकल सपोर्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ लैंड रिलेटेड रिफॉर्म को रूरल एरिया में भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग के तहत बहुत अच्छे से प्लान करना है, ताकि जो फार्मर लैंड है उसको देखा जा सके अच्छे से। साथ ही साथ कैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, GIS मैपिंग के माध्यम से उसको पूरी तरह से ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लैंड का अच्छे से रिकॉर्ड सबको प्राप्त हो सके। इनकरेज किया जा रहा है स्टैम्प ड्यूटी को स्टेट के द्वारा, कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी रेट्स हैं वो स्टेट उसको मॉडरेट करे, और जो प्रॉपर्टी औरत के नाम पे परचेज की जाएगी उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी कम होगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब जिनको घर लेना है वो अपने नाम पे ना लेके अपने वाइफ या अपने मदर के नाम पे लें, तो उनको स्टैम्प ड्यूटी में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सपोर्ट है 20+ इरिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, और बिहार में स्पेशली 11,500 करोड़ का एस्टिमेशन दिया गया है ऐसे फ्लड, क्योंकि बिहार का अगर हम एरिया देखें तो बिहार फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलता है। तो ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट 20+ इरिगेशन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट बिहार के लिए स्पेशली लाए हैं, जिसमें कोसी और मेची ये 2 इम्पॉर्टेंट रिवर है, जो कि इंट्रा स्टेट लिंक उनको करके और इन पे फ्लड और इरिगेशन मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा।
साथ ही साथ जो असिस्टेंस है फ्लड मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन का, स्पेशली जो हमारे माउंटेन एरियाज वाले क्षेत्र हैं जिसमें फ्लड और क्लाउड बर्स्टिंग और लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें होती हैं, उसको भी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और स्पेशली जो हमारा स्टेट है जैसे कि असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, जिसमें क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती रहती हैं, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। साथ ही साथ इंश्योर किया जाएगा जो आंध्रा का इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अब हम आते हैं विकसित भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी। तो अगर हम देखें ओनरशिप, लीज और फ्लैगिंग, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं, स्पेशली जो इनके शिप और इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको आने दिया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और जो क्रिटिकल मिनरल मिशंस हैं उसके थ्रू हम रिसाइकिल करेंगे अपने मिनरल्स को, और ये हमारे एक तरह से एसेट के रूप में काम कर सकते हैं। और जो पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको भी लॉन्च किया जाएगा फेज़ 4 के तहत, जिससे रूरल में अभी 25,000 रूरल एरिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये फिर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि विदाउट कनेक्टिविटी हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली जो ग्राउंड है रूरल एरिया, तो हम लोअर से अपर लेवल पे जाएंगे तभी हम उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ हम रीडेवलपमेंट और सिटीज़ की बात करते हैं ताकि हम और नए नए सिटीज़ को कर सके। अब इसमें अगर देखें अर्बन सेंटर की, तो अर्बन स्पेशली अर्बन एरियाज़ में बहुत कोशिश की जा रही है कि सिटीज़ को एक ग्रोथ हब के तौर पे बनाया जाए। पेरी अर्बन एरियाज का मतलब होता है कि वो एरिया जो एकदम अर्बन सिटी के पास में रहते हैं, तो उनमें भी डेवलपमेंट प्लानिंग स्कीम्स और टाउन्स को विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रांसिस्ट ओरिएंटल डेवलपमेंट, जो 14 लार्ज सिटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, उसमें एक ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत और भी लोगों को जोड़ा जाएगा। और ये 2.1 हाउसिंग नीड, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर पीपल और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को एड्रेस किया जाएगा, और उनमें 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और रेंटल हाउसिंग के लिए भी इफ़िशिएंट मार्केट को कंट्री लाएगी, गवर्नमेंट कोशिश करेगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अर्बन सेक्टर में है वाटर मैनेजमेंट का, तो जो लार्ज सिटीज़ हैं उनके लिए वाटर मैनेजमेंट प्रोडक्ट चलाए जाएंगे। अगर जो दिल्ली में रहता है वो देख सकता है कि यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट कितना पुअर है, जिसकी वजह से दिल्ली अभी सफ़र कर रहा है, स्पेशली रेनी सीजन में। अगर हम इसको अर्बन डेवलपमेंट को एक पॉइंट वाइज देखें तो स्टाम्प ड्यूटी को एक तो कंट्रोल कम किया जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि विमेन जो परचेज करेगी लैंड अपने नाम से, या विमेन के नाम से अगर लैंड परचेज होगा तो स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगा। साथ ही साथ अगर स्ट्रीट मार्केट की बात करें तो हम स्कीम जो है वो 100 वीकली हाथ और स्ट्रीट फूड हब सेलेक्ट सिटीज़ को और फोकस किया जाएगा ताकि वो बढ़े। और साथ ही साथ ट्रांजिस्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की भी बात की गई है, जिसमें 14 लार्ज सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा रहते हैं, उसमें ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर मैनेजमेंट, जो हम अभी फेस कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं स्पेशली रेनी डेज में फेस करती है। सीवेज ट्रीटमेंट बहुत पुअर मैनेज्ड है, स्पेशली दिल्ली का। तो ये सारी चीज़ें इस बार इंक्लूड की गई है हमारे बजट में, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है विकसित भारत के लिए। साथ ही साथ अगर हम यूथ की बात करें तो ये हमारा जो बजट है स्पेशली हम कह सकते हैं कि यूथ के लिए था। और जो निजी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी टॉप कंपनीज, जो कि अराउंड 500 कंपनीज है। 5 सालों में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसमें साथ साथ जो यूथ है वो अपना इंटर्न एक्सपोज कर पाएंगे, एक्सपोजर मिलेगा उनको 12 महीने का रियल टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट में रह के। और साथ ही साथ जो इंटर्नशिप अलाउंस है 5,000 पर मंथ से लेके 1 टाइम एक बार 6,000 रुपये भी उनको प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द
यूथ, और साथ ही साथ जो 10% जो इंटर्नशिप कॉस्ट होगा वो CSR फंड से होगा। CSR फंड का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी कंपनियां होती हैं उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ पैसे डालना ज़रूरी होता है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके तहत भी इस इंटरप्रेन्योरशिप कॉस्ट को फंड किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है यूथ के लिए। साथ ही साथ अगर हम और देखें इनिशिएटिव तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी। डोमेस्टिक हायर एजुकेशन लोन 10 लाख तक के प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ वाउचर्स भी 1 लाख स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होगी, जो एनुअली 3% लोन उनका कटेगा। और उसके बाद जो 5 साल का आगे आने वाला पीरियड है उसमें 20 लाख से अधिक यूथ को स्किल्ड किया जाएगा। और ऑलरेडी इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया है, तो उसके तहत इतने सारे यूथ आगे 5 साल आने वाले पीरियड में जुड़ेंगे। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया कि 1000 इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे, जिसमें अपग्रेड होंगे स्पोकन अरेंजमेंट ऑन आउटकम ओरिएंटेशन, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी हमारी इंडिया फेस कर रही है कि लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन उस डिग्री के मुताबिक उनकी स्किल है ही नहीं, और इस वजह से आज यूथ को प्रॉब्लम हो रही है जॉब लेने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो ये अच्छा स्टेप्स है। बाकी मैंने मॉडल स्किल लोन स्कीम की बात की, जो कि अब बढ़ा दिया गया 7.5 लाख की गारंटी के साथ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम और बात करें तो जो हमने 5 पैकेज की बात की थी स्टार्टिंग में, कि जो इस गवर्नमेंट ने 5 स्कीम्स और इनिशिएटिव का पैकेज लेके आई है ये गवर्नमेंट, 5 स्कीम का, जिसमें एम्प्लॉयमेंट और स्किल की बात की गई है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया गया है इस आउटलेट में, और टारगेट किया गया है 4.1 करोड़ यूथ को। तो इसमें ऑलरेडी हम ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्कीम को पढ़ चुके हैं पहले वाले स्लाइड्स में। फोर्थ स्कीम क्या है कि 1000 IITs को अपग्रेड किया जाएगा स्किल के लिए, और साथ ही साथ जो 500 टॉप कंपनीज है वो 1 करोड़ यूथ को 5 साल में इस अच्छे से इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगी। तो ये 5 स्कीम है जो मेजर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये क्या स्कीम्स थी। उसके साथ चलते हैं कि अब मिडिल क्लास को क्या बेनिफिट दी गई है इस बजट में। तो बेनिफिट है मिडिल क्लास के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा उनके एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का, और इनका जो एनुअल लोन अमाउंट है वो सिर्फ 3% का होगा। साथ ही साथ जो मुद्रा लोन है वो 10 लाख से लेके 20 लाख तक उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 10 लाख जो तरुण में आते थे उनको लेके इसको बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ जो हाउसिंग नीड है 1 करोड़ अर्बन मिडिल क्लास फैमिली की, अब उसके 10 लाख इन्वेस्टमेंट को PM आवास योजना 2.0 में और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ कोशिश की जाएगी कि जो रेंटल हाउसिंग मार्केट हैं वो अच्छे से पॉलिसी एंड रेगुलेट और इफ़िशिएंटली काम कर सके। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी का एम्प्लॉय का वो इंक्रीज़ कर दिया गया है 5,000 से 75,000 नए रिजिम में। और फैमिली जो पेंशन है वो इस जो डिडक्शन है पेंशन डिडक्शन उसका पहले 15,000 रुपये होता था, अब उसको बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम पेंशन की बात करें तो सिर्फ इतना ही बात की गई है इस बजट में पेंशन की, कोई अलग स्कीम्स नहीं आई है। अगर लिमिट एग्जेम्पशन की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके लिए जो लिमिट इंक्रीज की गई है फाइनेंशियल असिस्ट के लिए वो 1.25 लाख पर है। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अब जो एम्प्लॉय हैं उनको NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो 10% सैलरी का था अब 14% एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर दिया गया है। साथ ही साथ अब हम एम्प्लॉयमेंट में ई की बात करें लास्ट के, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये ई स्टैंड करता है। और एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड हम बात करें तो इसमें जो NTPC है और हमारे भेल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एनर्जी के लिए, तो अब इसकी हेल्प से 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा और उसमें एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। और इसमें फिजिकल सपोर्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो रोड मैप
खींचा गया है हार्ड टू अबेट। इसका मतलब है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इफ़िशिएंटली एनर्जी वो प्रोवाइड कर सके, इसका टारगेट किया जाएगा। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट आगे होगा जो फैसिलिटेट करेगा क्लीन एनर्जी को। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, इन सब की बात की गई है इस बजट में। अगर हम और एनर्जी से रिलेटेड चीज़ को देखें तो पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना, ये मोर देन 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशंस इसमें की जाएंगे और भी लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि इस योजना में वो रजिस्टर करें। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऑलरेडी जो एक हमारी स्कीम चल रही थी इन ISA सोलर अलायंस, इंडिया सोलर अलायंस, तो इस सोलर अलायंस में सोलर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है एनर्जी के टर्म पे। तो इसी सोलर अलायंस के तहत जो नए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना से, वो 1.28 करोड़ रुपए फर्दर इसको इनकरेज भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी एनर्जी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी सस्टेनेबली। और स्पेशली एक ये चीज़, पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो दो तरह की, एक योजना और एक प्रोजेक्ट, इसको इन दोनों को प्रमोट करने की बात की गई है। योजना हमारी क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और जो हमारी प्रोजेक्ट्स है वो है प्रमोटिंग पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। इससे क्या होगा कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं और एक तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी में अपने शेयर को बढ़ाएगा। साथ ही साथ इस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट इसमें पार्टनर बनेगी प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो इस तरह से भारत स्मॉल रिएक्टर्स और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये नई टेक्नोलॉजी पे हमारी न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड होगी। तो इस तरह से एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा। अभी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दो चीज़ें थी, एक तो पीएम सूर्य योजना, इसके लिए 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन होंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ पम्प्ड स्टोर पॉलिसी को भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रमोट किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं टूरिज्म की, तो इंडिया के बजट में भी टूरिज्म पे बहुत फोकस किया गया है कि किस तरह से हम टूरिज्म को अलग अलग जगहों पे बढ़ा सकते हैं ताकि उस स्टेट की इकोनॉमी इंक्रीज हो। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बिहार में, तो इन दोनों टेम्पल कॉरिडोर को इस पे फोकस किया गया है कि अच्छे से इसको बढ़ाए ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट हो सके स्पेशली बिहार में। और साथ ही साथ जो कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव है राजगीर और नालंदा का, उनको भी एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके बिहार में, इस पे भी गवर्नमेंट अपना प्रस्ताव रखी है इस बजट में। साथ ही साथ उड़ीसा के टूरिज्म डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। और जो सिंपलर टैक्स रिजिम है, फॉरेन शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग डोमेस्टिक क्रूज इन इंडिया, तो यानी कि जो हमारी निजी भारत के अपने निजी क्रूज है उनको भी घरेलू क्रूज को, विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए जो एंट्री का टैक्स है उसको कम किया जाएगा, सिंपल किया जाएगा, ताकि जो हमारा ये क्रूज वाला टूरिज्म है उस पर फोकस किया जा सके। अगर हम लास्ट एम्प्लॉयमेंट, हम बहुत सिस्टमैटिकली ढंग से हमने इस बजट को देखा, तो जो हमारा एन है लास्ट में एम्प्लॉयमेंट का, वो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म को बताता है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का मतलब है कि हम बहुत से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पे ध्यान देंगे और टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट करेंगे। साथ ही साथ जन विश्वास बिल को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ साथ जो बिजनेस एक्शन प्लान है डिजिटलाइजेशन के, उनको नए नए स्टेट भी उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे हर एक स्टेट को मिल सके। सेक्टोरल डेटाबेस इंप्रूविंग भी होगी गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ जो न्यू पेंशन स्कीम सोल्यूशन है उसको भी एड्रेस किया जाएगा, उसके इशू को एड्रेस किया जाएगा और उसमें फिजिकल मेंटेनेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे एम्प्लॉयमेंट का जो लास्ट में टी है वो हमारी ट्राइबल इकोनॉमी को दिखाता है, और ट्राइबल कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए पीएम जनजातीय उत्थान ग्राम अभियान, उन्नत ग्राम अभियान चलाया गया है, जिसमें कवर किया जाएगा 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को, और साथ ही साथ 63,000 विलेज को भी कवर किया जाएगा इस प्रधानमंत्री जातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत।
फिर अगर हम नेक्स्ट चलें स्पेस इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो इसमें 1000 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं, जो कि पिछले 5 गुना है नेक्स्ट 10 साल के लिए। तो ये इसको भी एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, जो कि इस सेक्टर में बहुत अच्छा एक योगदान है हमारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी के लिए न्यू प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें इसके तहत जो डायरेक्ट रिकवरी हो सके 3.5 लाख करोड़ का क्रेडिटर्स को, तो ये भी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो प्रायोरिटीज चीज़ें हैं हमारे पूरे बजट में, वो कौन कौन सी हैं, तो वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो ये जो 9 प्रायोरिटीज हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट स्किल, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एनर्जी सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। इन सबको हमने जो एम्प्लॉयमेंट के 9 पिलर्स थे उन पे हमने अभी डिस्कस किया। आगे चल के हम इस बजट में कुछ रिफॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिफॉर्म में क्या चीज़ें की गई हैं, तो इसमें बजट में ये देखा गया है कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर आगे नेक्स्ट 5 साल में आने वाले हैं, उसके लिए एक हम विजन और एजेंडा और स्ट्रेटजी को डेवलप करें, ताकि हम इसमें एंटरप्रेन्योरशिप रिफॉर्म को अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही में जो टेक्सोनॉमी हो और क्लाइमेट फाइनेंस है, उसकी क्लाइमेट एक्शन कैपिटल अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। जो FDI है उसको सिंपल किया जा सके भारतीय रुपये में, ताकि हमारे देश में FDI जो है बाहर की कंट्री से इजीली आ सके और हमारे यहाँ एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। अगर हम इसकी रिफॉर्म की बात करें कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट में क्या रिफॉर्म की गई है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ईजिली ऐसा बनाया गया है ताकि अच्छे से हम उसको ईजिली पढ़ सकें। और साथ ही साथ हम इसमें जितने हमारे रीओपनिंग और पुनर्निर्धारण वर्ष के जो समाज में होने वाले 3 वर्ष के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब ये अधिकतम 5 वर्षों की अवधि की छूट प्राप्त कर सके, यानी कि मैक्सिमम है जो इनकी टाइम लिमिट है। और हाँ, ये जो टाइम लिमिट है रिसर्च केस की, वो पहले 10 ईयर थी, अब उसको 6 साल कर दी गई है। तो ये भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो फाइनेंशियल असेट्स पे प्रॉफिट होते हैं, इस पे 20% टैक्स रखा गया है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स हैं, इन पे 12.25% टैक्स किया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम लिया गया है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए। और साथ ही साथ जो अगर 1 साल से ज़्यादा हम किसी भी फाइनेंशियल असेट्स को रखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में आएगी। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो BCD का मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसको रिड्यूस किया गया है किस पे, कुछ सर्टेन जैसे कि ब्रूड स्टॉक्स, पॉलीसेट, वॉर्म शिप्स एंड फिश फीड पे। तो ये हमारे जो कस्टम ड्यूटीज़ के प्रपोजल हैं वो हैं। और साथ ही साथ रिड्यूस किया गया है रियल डाउन फिलिंग मटेरियल डक के लिए और गूज के लिए। और जो हमारा MDI है, इस पे भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है। पहले 7.5 था, अब 5% हो गया है। और गोल्ड सिल्वर पे भी रिड्यूस किया गया है, पहले 6% था और उस पे 6% किया गया है गोल्ड और सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी, और प्लैटिनम पे 6.4%। तो ये भी इम्पोर्टेंट थी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। अगर ये शायद हो चुका है। अगर हम देखें कि हमारा इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी में क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो भारत के स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए निवेशक हैं, उनमें एंजल टैक्स जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हमारे स्पेशली भारत के स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए उसमें निवेश करते हैं, तो उनको एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कॉरपोरेट टैक्स है वो हाँ फॉरेन कंपनियों के लिए 35% रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 40% था, अब 35% कर दिया गया है, तो ये भी रिड्यूस किया गया है। साथ ही साथ जो क्रूज हैं, हमारे जो देश में घरेलू क्रूज का परिचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियां हैं, उसमें भी टैक्स को इजी करने की व्यवस्था की गई है। और जो
NPS यानी कि जो सेफ हार्बर रेट्स फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स या जो भी डायमंड्स हैं उसको अच्छे से सेल कर पाएंगे। यानी कि देश में जो कच्चे हीरे की बिक्री करने वाली विदेशी खनन कंपनियां हैं उनके लिए भी सुरक्षित हर्ब, ये सेफ हर्ब रेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो इंडिया में विदेशी कंपनियां हैं। साथ ही साथ जो हमारे NPS में नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले योगदान हैं वो 10% से लेके 14% कर दी गई है, ये हमने पहले पढ़ा। और ये जो 14% सैलरी वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक अंडरटेकिंग में, वो नए टैक्स रिजिम में इनको इंक्लूड किया गया है। अगर हम स्किल की बात करें, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल की, तो इसके लिए सेटिंग किए जाएंगे विमेन्स हॉस्टल्स एंड क्रैशेस टू कोलैबोरेशंस विद इंडस्ट्री के साथ वो विमेन हॉस्टल्स सेटअप किए जाएंगे। मतलब स्पेशल फोकस किया गया है विमेन और स्टूडेंट्स पे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के लिए। और साथ ही साथ जो मॉडल स्किल लोन स्कीम है ये 7.5 कर दी गई है। और गारंटी ये गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड है। और एक्सपेक्टेड टू हेल्प, ये कितना एक्सपेक्ट किया गया है, हर साल 25,000 स्टूडेंट की हेल्प हो सकेगी इस मॉडल स्किल लोन स्कीम के तहत। साथ ही साथ ई वाउचर, ये अभी हमने पीछे देखा। अगर हम लेबर रिफॉर्म की बात करें तो ई श्रम पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया है और इसमें प्रोवाइड किया गया है वन स्टॉप लेबर सर्विस सोल्यूशन। और जिसमें इंक्लूड होगा जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मैकेनिज्म ऐसे इंक्लूड जिसमें कनेक्ट कर सके जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स और स्किल प्रोवाइडर्स। साथ ही साथ श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल को रीवैम्प किया जाएगा ताकि इन्हेंस कर सके जितने भी कम इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स हैं उनके लिए इजी प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरे बजट इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की भी बात करता है, जिसमें 100 से ज़्यादा ब्रांचेस पोस्ट पेमेंट ब्रांचेस सेट किए जाएंगे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और कंप्लीट किया जाएगा इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो भी कहाँ पे, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाए जाएंगे, जैसे कि कोपारेथी नोड ऑन विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ओराकुलम नोड। तो ये दो नोड हैं, पहला कौन सा है, कोपार्थी नोड और ओरवाकल नोड। पहला कहाँ है, ये कोपार्थी नोड, ये विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ओकरम हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये दो कॉरिडोर आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप कहीं नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 3.5% है हमारे GDP के। और 1.5 लाख करोड़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्री लोन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाए 25,000 रूरल हैबिटेट्स के लिए। साथ ही साथ ये जो बेनिफिट प्रोग्राम है, स्पेशली जो बिहार में फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैं, कोची और मेची इंट्रा स्टेट लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। और स्पेशल असिस्टेंट दिया जाएगा हमारे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड जैसी जगहों में जहाँ पे क्लाउडबर्स्ट, फ्लड और लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लग एंड प्ले, ये याद रखिएगा, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे 100 सिटीज़ के नज़दीक। और 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो सैंक्शन किए जाएंगे वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल मिशंस भी सेटअप किए जाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग, क्रिटिकल मिनरल्स एंड ओवरसीज, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी इंडस्ट्री के। जैसे कि ये पार्क अभी हमने डिस्कस किया कि ये डेवलप किए जाएंगे 100 सिटीज़ के 12 इंडस्ट्रियल पार्क, कौन अप्रूव करेगा, किसके तहत, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये याद रखिएगा। अगर हम IBC और ट्रिब्यूनल की बात करें तो बैंकरप्सी कोर्ट से रिलेटेड अभी हमने बात किया, उस पर बात की जाएगी, इसमें प्रस्ताव दिया गया है। और साथ ही साथ डेथ रिकवरी और ट्रिब्यूनल्स को भी स्ट्रेंथन की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेथ रिकवरी की जाए। अगर हम युवा शक्ति की बात करें तो इसमें
जो 5 इनिशिएटिव्स हैं इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो वो 2 लाख करोड़ के आउटले पे 5 इनिशिएटिव्स बनाई है गवर्नमेंट, जिसमें 4.1 यूथ को अपॉर्चुनिटी और स्किल और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एजुकेशन की बात अभी हमने की कि 10 लाख तक हायर एजुकेशन की लोन मिलेगी और 25,000 स्टूडेंट एवरी ईयर स्किल्ड होंगे और 10 लाख और 1 लाख स्टूडेंट एनुअली इनको 3% लोन पे ई वाउचर लोन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये था हमने पूरा सिस्टमैटिक ढंग से इस पूरे बजट का एनालिसिस किया, की हाइलाइट्स देखें, और अगर हम इस पूरे बजट को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से इस बजट को डेवलप किया गया है, जिसमें स्पेशली यूथ के बारे में ध्यान दिया गया है। अगर हम यूथ के एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये निजी सेक्टर में उनके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी देखें तो हमारे यहाँ यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो निजी सेक्टर के पास कैपेसिटी है कि कैसे अनएम्प्लॉयड यूथ को वो एम्प्लॉयड कर सके। तो जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अलग अलग चीज़ों पे भी फोकस किया। तो आई होप आप लोगों को ये बजट सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि बच्चों के से रीच बढ़ सके और बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।